अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक सीपीसी का। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। जैसे कि आपको पता है कि हम लॉ गेट का सिलेबस क्लियर कर रहे हैं, तो आज सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक सीपीसी का जो है हम क्लियर करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15 से। सेक्शन 15 हमें क्या बताता है? सेक्शन 15 जो मेन टाइटल है उसका, प्लेस ऑफ स्यूइंग, यानी कि केस कहाँ पे दायर किया जाएगा। अब इसमें आगे जानते हैं कि ये आगे हमें क्या बताता है। सेक्शन 15, कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। अब केस कहाँ पे दायर किया जाएगा? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई इट। अब सबसे लोएस्ट ग्रेड जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी, केस वहां पे दायर किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। अब लोएस्ट कोर्ट हम किसको कहते हैं? लोएस्ट कोर्ट अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा जाता है, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट भी आ जाता है, सिविल कोर्ट भी आ जाता है, फैमिली और बाकी जो कोर्ट्स हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट हम लोअर कोर्ट को भी कहते हैं, जो कंट्रोल्ड बाय हाई कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंडर कंट्रोल आती है? हाई कोर्ट के। सेक्शन 15 जो है वो सिंपली हमें ये समझा रहा है कि केस कहाँ पे दायर किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो है वो हमें क्या बताता है? सेक्शन 16, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अब सूट वहीं पे दायर किया जाएगा जहां पे सब्जेक्ट मैटर मौजूद होगा। जिस चीज पे, जिस प्रॉपर्टी पे मसला होगा, उसी की ज्यूरिसडिक्शन में जो है केस दायर किया जाएगा। अब मजीद सबसेक्शन ए में क्या बताता है हमें, हम आगे जानते हैं। सबसेक्शन ए जो है, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ आर विदाउट रेंट आर प्रॉफिट। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मसला है, आप वो प्रॉपर्टी रेंट के साथ और प्रॉफिट के साथ लेना चाहते हैं या बगैर रेंट और बगैर प्रॉफिट के लेना चाहते हैं। अगर ऐसा केस है तो ये लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर होगा। नंबर दूसरा, सबसेक्शन बी जो है, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? जिसको हम मूव नहीं कर सकें, जो अटैच टू दी अर्थ होती है। मिसाल के तौर पे कोई बिल्डिंग है या कोई ज़मीन है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़मीन का जो तकसीम करने का केस है वो भी लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर किया जाएगा। इसके साथ साथ शर्त ये बता रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लंदन में हो या कहीं और आपकी प्रॉपर्टी हो तो केस आप पाकिस्तान में कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होगी, इस नेचर के केसेस जो हैं लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर किए जाएंगे। अब सेक्शन 17 जो है सीपीसी का, वो हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। सेक्शन 17, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो मुख्तलिफ जुरिसडिक्शन में आती है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बताता है? where a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है जो मुख्तलिफ जुरिसडिक्शन से बिलोंग करती है। अब उस सूरत में क्या किया जाएगा? जिस जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी आएगी उसी कोर्ट में वो केस दायर किया जाएगा। अब मजीद हमें आगे ये बताता है, प्रोवाइडेड दैट रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। अब उसकी वैल्यूएशन भी मेंशन की जाएगी और उसके डॉक्यूमेंट भी जो हैं वो कोर्ट को प्रोवाइड किए जाएंगे। जी, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सीपीसी इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल बनाया जाता है, जितना कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ने से सब कुछ इंसान को समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18 हमें क्या बताता है? सेक्शन 18 जो है वो हमें क्या बताता है? प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब
ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो अटैच टू द अर्थ है, लेकिन उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हमें मालूम नहीं हो रही, तो इस सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में दो या दो से ज़्यादा अगर कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आती है या उनकी लोकल लिमिट्स में आती है, तो इस सूरत में कोई भी एक कोर्ट जो है वो केस की हियरिंग कर सकती है, उसके ऊपर डिक्री पास कर सकती है। एक कोर्ट जो है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उसके साथ साथ वो प्रॉपरली केस की हियरिंग होगी। अगर ऑब्जेक्शन ज्यूरिसडिक्शन का, वांट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का आएगा तो बिफोर दिस केस आएगा, लेकिन अपीलेट कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन जो है नहीं उठाया जाएगा। ये डेफिनेशन में ये बताता है, वेयर अ स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट। अब वो कोर्ट सेक्शन 1 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उसके साथ साथ प्रॉपर केस चलाएगी। 3 सेक्शन 19 हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन आर मूवेबल्स। अब ये हमें ये बताता है, वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन आर मूवेबल प्रॉपर्टी if wrong as done within the local limits of jurisdiction of one court and defendant reside। अब ये सिंपली हमें ये बताता है कि अगर एक बंदा, उसकी परमानेंट एड्रेस एक है और दूसरी टेम्पररी एड्रेस पे जो है वो कोई बिजनेस करता है, वहां पे उसके साथ मसला होता है, तो जहां पे वो परमानेंट रहता है वहां पे केस कर सकता है, या फिर काज ऑफ एक्शन जो है जहां पे अराइज हुआ वहां पे केस कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 20। सेक्शन 20 हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। सेक्शन 20 सीपीसी का, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड आर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एफोर्स्ड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन। अब ये थोड़ा टिपिकल है। ये हमें ये बताता है कि एक बंदा जो है एक एड्रेस पे रहता है और बिजनेस दूसरी एड्रेस पे करता है। अब ए पार्टी जो है वो बिजनेस करता है किसी और जगह पे, लेकिन जो डिफेंडेंट हैं वो 2 से 3 हैं। अब उन डिफेंडेंट्स ने उनके साथ धोखा किया, यानी कि कोई प्रॉपर्टी ली, उसके बाद जो है उनका अमाउंट जो है वो रिटर्न नहीं किया या उनको पे नहीं किया, तो उस सूरत में ये बता रहा है कि जब वो केस करेगा तो केस कहाँ दायर करेगा। अब उसको केस वहां पे दायर करना है जहां पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या फिर जहां उसकी परमानेंट एड्रेस है वहां पे दायर करेगा प्लेंटिफ। अब डिफेंडेंट जो है, लेकिन 3-4 से डिफेंडेंट जो है वो ज्यादा है। उन डिफेंडेंट्स में से एक बंदा जो है ऑब्जेक्शन उठाता है वांट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का, तो वांट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उनकी कोर्ट से जो है वो परमिशन ली जाएगी, उसके बाद केस की हियरिंग होगी। आई होप कि आपको ये सेक्शंस सीपीसी के जो एज पर लॉ गेट हैं समझ आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर